अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में डकैती की वारदातों में किस हद तक इजाफा हो चुका है। सिर्फ ये पुलिस का दावा है कि डकैती की वारदातों पे कंट्रोल किया जाता है और डकैती होने वाली वारदातों के मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसा डकैती का वाक़या दिखाएंगे जिसमें मुकदमे का मुद्दई मुल्ज़िम को भी पहचान लेता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुल्ज़िम को पकड़ने में क्यों नाकाम रहती है। वाक़या है क्या, मुल्ज़िम की शनाख्त कैसे होती है और पुलिस जो है वो मुल्ज़िम को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। जो रावी रोड में डकैती की वारदात होती है उसका मुल्ज़िम उसको मुद्दई मुकदमे का पहचान लेता है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस रवायती किस्म की वही हठधर्मी का मुजाहरा करती है और जो गिरफ़्तार मुल्ज़िम होता है किसी और केस में जो 6 लाख रुपए की डकैती करता है वो जेल से रिहा हो जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकती और ना गिरफ़्तार किया जाता है। वैसे तो पुलिस हुकाम ख़ासकर आईजी पंजाब जो है वो आम लोगों को इंसाफ दिलवाने का और इंसाफ देने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस जो हैं वो उनको आईना दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस हो या ऑपरेशन पुलिस हो या सीआईए पुलिस हो, उनके दावों का उनके वादों का क्या हाल करती है। इसी तरह का एक केस है कि हुआ क्या इस केस में, जो मुकदमे का मुद्दई है जिसके साथ 6 लाख रुपए की डकैती की वारदात होती है, किस तरह से होती है, कैसे शनाख्त होती है, क्यों मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं होते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या हुआ क्या था। जी मेरा नाम तैमूर ज़की है, ठीक है। और मैं फ़र्स्ट मई को घर से कैश लेने के लिए ना, मेरा असल में कैश का काम है, चेंज का। मैं दुकानों पे 100, 50, 10 पीस वाला चेंज देता हूँ। मैं घर से निकला, मेरे पास 6,13,000 रुपये की रकम थी। मैं यहाँ से जाता हूँ सब्ज़ी मंडी, जो मेरा रूट है, सब्ज़ी मंडी से मैं कैश इकट्ठा करता हूँ सारा, ठीक है। उसके बाद मैं घर आके उसको छांटी करता हूँ। मैं उसी दिन ऐसे ही अपनी रूटीन के मुताबिक निकला था। मैं सब्ज़ी मंडी गया, वो जो फ्लाईओवर बत्ती चौक का उतरता है, मैं वहाँ से उतरा था। तो वहाँ पे आगे ही फ्लाईओवर उतरने से पहले ही ना तो 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल में मौजूद थे। उनके पास वाइट कलर का होंडा था 125, ठीक है। और विद यूनिफॉर्म थे और जो दोनों पुलिस वाले थे उन्होंने बाकायदा मास्क पहना हुआ था। पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, पुलिस की सरकारी मोटरसाइकिल थी, नंबर प्लेट के बगैर, नंबर प्लेट के बगैर, लेकिन वाइट कलर का 125 था। वाइट लग रहा था कि पुलिस वाले ही हैं। जी वो पुलिस वाले लग रहे थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, गन उनके पास मौजूद थी, जो बड़ी राइफल होती है पुलिस वालों के पास, वो उनके पास थी। उन्होंने आपको रोका? जी मुझे रोका, मैं आगे थोड़ा सा गया। वो जो आप अकेले थे या आपके साथ? मेरे साथ मेरा कज़न था। वो कितनी उम्र है उसकी? उसकी बड़ी उम्र होगी तो 14-15 साल होगी। वो हमारे घर, उसकी वालदा की डेथ हो गई थी, वो हमारे पास ही रहता है, ठीक है। मेरे मामू का बेटा, ठीक है। फिर क्या हुआ? उन्होंने रोका मुझे, उन्होंने मुझसे तलाशी लेके उन्होंने मेरा बेल्ट चेक किया, कहते इतनी रकम कहाँ से आई आपके? पहले उन्होंने मुझे कहाँ से आए, मैं कहा जी मैं घर से हैं। उन्होंने कहा रकम का किसकी है? मैं कहा मेरी अपनी। उन्होंने कहा जी सब यही कहते हैं। तो मैं कहा अगर बेतबारी है तो मैं अपने वाला साहब से आपकी बात करवा। वकास नामी नेम प्लेट थी जिसने मेरा बेल्ट चेक किया था, जो पीछे बैठा हुआ था। आगे वाला अपनी बाइक पे मौजूद था, ना उसने पीछे मुड़ के देखा मुझे, ना वो बाइक पे ही रहा, ना वो उतरा वहाँ से। उन्होंने मेरी तलाशी ली। मैं कहा तो साथ ही उन्होंने ना मेरे पास खड़े होकर, जब मैंने कहा ना मैं फ़ोन करवा देता हूँ, तो उन्होंने कहा जी नहीं। मेरे पास खड़े होकर फ़ोन किया, जी हम जा रहे हैं और आप आ जाए। किसी को फ़ोन किया? जी मेरे पास खड़े होकर कि हम जा रहे हैं, आप आ जाए। इतनी देर में उन्होंने मेरा बेल्ट मेरे हैंड ओवर किया, वो बाइक पे बैठे और वो चले गए। अच्छा, कोई तस्दीक उन्होंने नहीं की कि आपके पास 6,30,000 गालबना आपने बताया? 13,000 रुपये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? आपके वालिद से भी बात नहीं की और आपको एक फ़ोन कॉल की और वो वहाँ से चले गए, फ़ौरन चले गए। और गए वो ऐसे वहाँ पे ना, कोई आपको आईडी कार्ड नहीं चेक किया, कोई चीज़ उन्होंने मेरी चेक, ठीक है, चले गए। वो फुटपाथ था जिस रो में, एक तो रोड है ना, पुलिस वाले कहते हैं फुटपाथ की तरफ, एकदम ऐसे टर्न लेके फुटपाथ के साथ। मैं बाइक, मेरा कज़न चला रहा था, मैं ऊपर बैठा हूँ और साथ ही मुझे पिस्टल लगी इस तरफ, ठीक है। उसने मुझे कहा आते साथ मोबाइल मेरे हाथ में, चोर आता है वो पूरी तलाशी लेता है। उसने मुझे कहा कि बेल्ट शो, मैंने उसको दिखा दिया।
मैं कहा क्यों, काहे के, कदम तो छड्डा मैं। ये दो लोग थे वो जो लूटने चार आए? लोग थे वो, जो चार लूटने आए थे, चार लोग थे। दो बाइक कितनी देर में पहुंच गए ये? वो ऐसे गए हैं तो जमीन फटी है तो वो बाहर आ गए, अच्छा ऐसे हुआ है। ठीक है। वो जो उसने पहले मुझे जो एक आगे मोटरसाइकिल रुकी वो जरा भारे जिस्म इससे का। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपको चेक कर रही है और उसके बाद एकदम से डाकू आ जाए, इसका क्या मतलब सर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ आपके पास, मैं आपके पास खड़े होकर कॉल करूँ कि जी सर मैं जा रहा हूँ, आप आ जाइए, आपको आके गन पॉइंट कर दे या मुझे कर दे, तो इसके ऊपर शक यही जाएगा ना। वो बंदा कॉल करके क्या बकायदा कि हम जा रहे हैं और आप आ जाए, ठीक है। वो जब मैंने उसको दिखा दिया वो पतला सा था, बिल्कुल पतला था, उसने ना पूरा मार्क्स लिया हुआ था, ठीक है। आगे जो जिस बाइक पे वो था उनके पे 1 to 5 थी, 70 थी, ठीक है। ठीक दो है, मोटरसाइकिलों दो मोटरसाइकिलों पे थे वो, ठीक है। ठीक है। दोनों नंबर प्लेट के बगैर थी। जो 70 थी उसका नंबर था STL, ठीक है, वो टूटी हुई थी नीचे से, इंग्लिश नंबर ये था। ठीक है। ये जो आपने प्रोग्राम किया था वो जो 302 में वो पढ़ा गया था, हरून नामी शख्स, उसने वो उतरा है, उसने मार्क्स नहीं पहनना था। वो मेरे पास आता है तो मुझे कहता तेनू दसा, फिर उसने पिस्टल निकाल लिया, उसको चैम्बर चढ़ाता है। अच्छा। चैम्बर चढ़ा के उसने मेरे सर पे रखी है, ठीक है। ठीक है। और ये टाइम क्या था, दिन का वक्त? 3 बजे का। कोई लोग देख रहे थे सर? लोग वहाँ से एक गधा रेडी वाला गुजर रहा है, वो बेचारा, जाहिर बात है मैंने उसको देखा है, और उस बेचारे ने फ़ौरन भगाने की है। एक चिंचिंग रिश्का भी गुजरा है और वो भी फ़ौरन चला गया, वहाँ कोई नहीं था उस वक्त, सुनाटा। जाहिर असला था उनके पास, जी। कौन खड़ा होता? तो इसने मुझे ना मेरे पास आके जब पिस्टल मेरे सर पे रखी, इसने मुझे कहा जी के फिर मांस ऊपर करता है, कहता मैंने दसा वे छड़ दे। मैंने फिर अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ दिया। और जब ये वाकया हो गया और पुलिस मेरे पास आती है तो उसने मुझे आके कहा कि तुमने जफ्फा डाल लेना था। तो मेरे वाला साहब जब मेरे पास पहुंचे, मैंने उनको घर कॉल की, जी मेरे साथ ऐसे हो गया। मेरा कोई फ़ोन नहीं लिया, हालांकि मेरे कज़न की भी तलाशी नहीं ली उन्होंने कहा मैं बेल्ट छोड़ दी, बेल्ट छोड़ा तो वो चले गए। और वो भी फुटपाथ के साथ गए जैसे पुलिस वाले गए, अच्छा। सेम रो में, कोई रो का फ़र्क नहीं। आगे गए हैं, मेरे पास तब 70 थी, और आगे जाके जो कैमरा पड़ा है एक दुकान पे, वहाँ पे एक दुकान है वो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स वो लैदा करते हैं, वहाँ पे उनका कैमरा पड़ा, वहाँ पे आगे जाके दोनों मोटरसाइकिलें चेंज हो गई। और ये जो हरून नामी शख्स है ये फिर आगे आ गया, जो इसकी मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था पीछे आ गया कि झुकावा लगे, पहचान ना सके हो, ठीक है। ठीक है। 2 1 to 5 हो गए, फिर वो दोनों नंबर प्लेट्स वाले हो गए, लेकिन कैमरा इतनी दूर से पड़ा था कि पिक्सल बहुत फट रहे। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, आप FIR करवाते जी, हैं? पुलिस आ जाती है। 6,13,000 रुपया। 13,000 रुपया। तो पुलिस वालों ने मुझे उस वक्त ये कहा था कि जी आप पुलिस वालों का नाम भी इसमें ना रखें, आपके केस की कोई पैरवाई नहीं हो। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। आप नाम मोहम्मद फाद पे पर्चा करा दें। ठीक है। वाले साहब मेरे वहाँ थे, इन्होंने कहा जी अल्लाह वारिस है बेटा। ठीक है। जब मैंने 6,13,000 का FIR होगी। जी 6 लाख की FIR की, 13,000 की उन्होंने नहीं की। 13,000 भी असल पुलिस वाले खा गए, मतलब उन्होंने कहा कि 13,000 रुपया नहीं लिखना, नहीं लिखना, 6 लाख रुपए 6 लाख रुपया। हाँ जी, उन्होंने ठीक ऐसे हो गया। फिर FIR हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि डकैती के केस तो पुलिस हल नहीं करती है, ना इनसे डाकू पकड़े जाते हैं, तो फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर आपने डाकू को कैसे पहचाना? मैं बताता हूँ। फिर ये मुझे 5 कुछ दिन ने ऐसे लेके उसी रोड पे जलील होते रहे, ये कैमरा चेक करो, ये चेक करो, सब बंद। जहाँ पे हुकूमत के कैमरे लगे, वो जो रचना टाउन वो बन रहा है ना छतरे मोड़ पे पुल, उसकी वजह से वो सिटी 40 कैमरे बंद थे। CCTV कैमरे जी बंद थे, वो बंद थे, सेफ सिटी के। सेफ सिटी के। अगर वो चल रहा होता ना तो वो मेरे ऊपर ऐसे था जैसे सर पे बल्ब लगा हुआ है। अच्छा। इतना करीब था मैं उसके। ठीक है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से गए, लेकिन जब मैं गया वहाँ से मैं रुसवा हो गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं मारा, मैं कहा हलाल का पैसा है, अल्लाह बेहतर करेगा मेरे लिए। ठीक है। वो फिर ऐसे करते करते काफ़ी अरसा गुजर गया। रोज़ जाना देखना, मुझे बताते थे जी मुलजिम फलान जगह पकड़े गए, देखने जाने, शनाख्त करने। वैसे करने में जाता था लेकिन कोई सबब नहीं बना। ठीक है। मैं फिर जब आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा, इस शख्स को जब मैंने पहचाना, ये हरून को, ये जरा दिखाइए कैमरे। जी इसको मैंने पहचाना, ये आपका मुलजिम है। मुलजिम है जिसने आपके साथ डकैती की। इसने मेरे से बेल्ट लिए थी। ठीक है। इसने आपके साथ डकैती की, आपने इसको खुद ही पहचाना? खुद पहचाना। अच्छा, पहचानने वाली जो बात है वो भी बताएं। वो ऐसे हुआ कि मेरी वालदा की सडनली डेथ हुई थी उस वक्त। ठीक है, जिनको फोत हुए तकरीबन 7 मंथ हो गए, बीमार थे काफ़ी, वो बहुत डिसार्ड हो गए थे। एक बेटा हूँ मैं उनका, ना कोई भाई ना कोई बहन, मैं ही लाता था, कोई दाल पानी चलता था।
वो कहते थे बेचारे कि मेरी दवाइयाँ कैसे आएंगी तैमूर के बाबा, अब तैमूर क्या करे। ठीक है। तो वो आपका प्रोग्राम देखा, वाला के बड़ी ईद गुजरी, बड़ी ईद के साथ ही मैंने वो देखा। मैं रात 3:15 बजे का वक्त था, मैंने अपने वाले साहब को बताया बाबा एक और कारनामा हुआ, ये देखिए बंदा सामने आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह चल कुछ तो आपने शुक्र अदा किया कि मुलजिम मेरे सामने आ गया और ये आया भी एक कत्ल के केस में। तो आपने इसकी जब शक्ल देखी, टीवी पे इसको चलते देखा, तो आपने इसको पहचान लिया। जी। तो फिर आपने कहा कि अब मेरे लिए आसानी होगी, आपकी वो जो रकम लूटी हुई है वो अब कोई सबब बन जाएगा कि वापस आ जाएगी। चलिए वो नाम से आपको पता चल गया कि इसका नाम क्या है। फिर आपने इसका आसान हल किया कि आप इन्वेस्टिगेशन के पास गए। नहीं, मैं अपने सर्वर ASI साहब के पास गया था, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, रावी रोड के ASI थे। ऐसे उन्होंने मुझे बुलाया कि हम उस जगह पे चलेंगे, हम जाके कैमरे चेक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके पूछताछ करते हैं। मैं उनके पास अपने वाले साहब को कहा, मैं कहा, उन्होंने कहा जी चले मकूए मौके पे वारदात के। ठीक है। मैं कहा सर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये शख्स है, इसको मैंने पहचान लिया। ठीक है। उन्होंने कहा ये बहुत बेहतर हो गया बेटा, मसला हल हो जाएगा। मैं कहा जी अल्लाह करेगा। ठीक है। इन्होंने फिर मुझे एक पुलिस वाले साहब के साथ भेजा उधर शालीमार, जहाँ ये थाने में गिरफ्तार हुए थे। मैं वहाँ गया, पुलिस वाले साहब ने मुझे पीछे खड़ा किया होता, उन्होंने पहले मुझे पूछा सोया हुआ था वहाँ। उन्होंने कहा कौन? मैं कहा वो है। उन्होंने मुझे कहा पक्का? मैं कहा 100% पक्का। ठीक है। मतलब जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं? जी, मैं जिम्मेदारी से, क्योंकि एक बंदा, मैं आपके पास आता हूँ, मास्क नहीं पहनता, मैं आप पे गन पॉइंट रखता हूँ, आप तो मुझे पहचानेंगे, मैं जितने मर्जी बेस बदल लूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको कह दिया, उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। उनका बेटा देख लें। मैं कहा सर पूरा अल्लाह के हुक्म से यही है वो शख्स। ठीक है। वो फिर ऐसे हुआ, पुलिस वालों ने उसको उठाया कि सबको हाँ उठो खड़े हो, बड़े लहजे से उन्होंने, जैसे वो बोलते हैं जिस तरह पुलिस बोलती है। जी, जिस तरह पुलिस उन्होंने ना उसको बुलाया, कहता तूने सुना तेरा नाम क्या है? नाम बताया, मैं पीछे था, मुझे उस वक्त नहीं पता चला, मुझे आपकी इंटरव्यू से पता चला था इसका नाम रून है, मोहम्मद रून। ठीक है। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि उन्होंने पूछा उससे कि हाँ जी तुम डकैती किस चीज़ में पकड़े गए? उसने कहा जी मैं रौन के केस में पकड़ा गया। अच्छा। उन्होंने कहा जी तुम डकैतियाँ भी कर दे? नहीं सर। उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि बेटा आगे, मैं आगे हुआ, वो देख के बक्का बक्का रह गया, एक रंग जाए एक रंग आए। सारी बात है, मैंने आपके 10 रुपये लिए होंगे, मैं आपके आगे आऊँगा, मेरे खुद कांपूंगा कि यार मैं आप कहाँ से दूंगा, मैं तो आगे कत्ल के केस में, एक और आ गया। अच्छा जी, वो जी अब मैं वहाँ पे मरहट साहब थे, वो मुझे सब पुलिस वाले कह रहे हैं जी आगे वो बेचारा कत्ल के केस में पकड़ा हुआ है, एमी नजायज़ ना कर। मैंने उनको नजायज़ करनी होती मैं किसी पे भी डाल देता। मैं जिस दिन लूटा गया था, मुझे बड़े लोगों ने कहा यार तू किसी का भी नाल ला पूरी हो जाएंगे। मेरे वाले साहब कहते पुत्र ना, जो हक दी गल है वो हक दी करनी। मेरी वालदा भी कहते बेटा अल्लाह ने देने होंगे तो दे देगा, नहीं देने होंगे तो फिर जन सोना और रासी। बिल्कुल ठीक। वो बात मैंने पुलिस वालों को, फिर मैं पुलिस वालों से ना उधर बड़े तल्ख लहजे से बोला। मैंने उनको फिर कहा, मैं कहा या मैं पागल हूँ या मेरी शक्ल पे पागल है। 6 महीनों में मैंने किसी को नहीं कहा कि इसने मेरा पैसा लूटा है। ठीक है। मैंने यहाँ आके 14 बंदे आपके वाला आदमी, 14 बंदे में से किसी को भी कह सकता कि ये है, ये 2 भी इसके साथ थे, मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ? यहाँ मैं पागल, यहाँ पैसे खा बैठे। जाहिर बात है ना, एक मुलजिम 302 में पकड़ा गया हुआ है, उसको कहेंगे, उसकी फेवर करेंगे यार नजायज़ ना करो। इसका मतलब पुलिस ने फिर पैसे खाए हुए हैं कि नजायज़ ना करो। बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरा साथ देने के लिए। अच्छा, फिर सरवर साहब का जहाँ तक मेरा जहन गया, सरवर साहब को चाहिए था वहाँ पे जाते खुद दर्ज करवाते, लेकिन हम बाप बेटा ही उसके बाद वहाँ के चक्कर काटते रहे थाना शालीमार के हम 4 मरतबा। अच्छा, उसमें उसने कोई वो नहीं लिखा कि ये आपको इसको नामजद नहीं किया? नहीं, उसने वो कि मैंने शनाख्त, हाँ कुछ नहीं लिखा ज़िमनी में, कुछ भी नहीं लिखा। वो सर्वर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कौन थे उधर के? रावी रोड के यही थे, ये जो अब है मलक निसार जी, यही थे उस वक्त इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, उस वक्त यही थे। ठीक है। तो आपने इनको ये भी आए थे उधर जब मेरे साथ डकैती हुई थी, ये भी उस मौके पे आए थे। इनको बताया नहीं था कि मैंने पहचान लिया है? मैं सरवर साहब के पास था ना, सरवर साहब आईओ थे ना, लेकिन इंचार्ज तो यही थे। मैं सरवर साहब के पास जाता था, मुझे तसल्ली दे देते थे, जी बेटा ऐसे हो रहा है, वो जाएगा, ठीक है, पुलिस हम पता करवा रहे हैं, हम नाम दर्ज करवा लें। जब वो जेल चले गए, फिर भी हमने तला की, सरवर साहब ने कहा जी वो जेल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। ठीक है। वो जेल चले गए 2 दिन से, हम बाप बेटा गए, हमने कहा जी हमने ट्राई ली कि सरवर साहब शायद हमें, वाले साहब कहते हैं हमें कॉल करें,
पुलिस को पता होता है तो पुलिस की खेल पुलिस ही जाने। सही। उन्होंने नहीं की। फिर हम उधर गए तो फिर उधर जाके वाले साहब ने कहा सरवर साहब 2 बंदे जेल चले गए और 2 आज गए। हम 2 दिन बाद फिर गए थे। 3 बेटा 3 पहले गए थे, एक हाँ 3 पहले गए, एक पता नहीं बाद में गया। उन्होंने कहा सब जेल चले गए। ठीक है। हमने सरवर साहब को आके तला दी, सरवर साहब सब चले गए। सरवर साहब ने कहा अच्छा मैं पता करवाता हूँ। 2 दिन पता कराने में गुजर गए। ठीक है। उसके बाद ठीक है वो कहते जी अब हम जेल से नहीं ला सकते क्योंकि जेल से बंदा लेके आओ उसको हम ना तशवीश में ना उसके साथ सख्ती नहीं कर सकते। वो जैसे लेके आओ ना बकौल उनके फूलों की थाली में लाओ, फूलों की थाली में उसको छोड़ के आना होता है। उसको आपको चोट वगैरह नहीं दे, उसके ऊपर सख्ती नहीं कर सकते। ठीक है। उन्होंने कहा जी हम बाहर से गिरफ्तार करेंगे हमें पता चल जाएगा। वो नामजद कराया होता। बाद में सरवर साहब ने कहा वो तो पर्चे में नामजद ही नहीं। नामजद सरवर साहब ने कराना था कि हमने करवाना था। जाहिर है उन्होंने ज़िम्नी लिखनी थी कि आपने सारा कुछ ततीमे बयान में आपने कि नामजद कर दिया, आपने शिनाख्त कर लिया। अच्छा, जी फिर सर। क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर मैं ऐसे ही चक्कर काटता रहा। फिर आखिर हमें वहाँ से पता चला शालीमार जाके जी उन बंदों की ज़मानत हो। उन पार्टी में जिनका कत्ल हुआ बच्चा उनमें कोई माफ़ीनामा तय पा चुका है। हमने आके फिर इतला दी सरवर साहब 2 बंदे ज़मानत पे आ हुए। इन्होंने कहा जी हम पता करवाते हैं जेल से पता करवाया जी। 3 दिन बाद इतला मिली जी कि वो भी बंदा रिहा हो गया। अच्छा जी ये बंदा भी रिहा हो गया। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद सरवर साहब ने कहा जी हम उनका घर ढूंढते ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। 5 दिन ऐसे गुजर गए जी। उनका सरवर साहब का बंदा जा रहा है आ रहा है घर ढूंढ रहा है। जकी साहब घर मिलेगा 400 नहीं मिला। फिर उन्होंने आखिर कहा कि जी आप खुद चले। हमने वहाँ से ड्रेस लिया तो हम वहाँ शालीमार पहुँचे। ठीक है। जिससे पूछा उधर से उसने हमें ड्रेस बताने से ग्रेस किया फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमें लोग कहते थे फिर उठाने आ गए उन्हें उनकी कीता है, फिर चुकन आ गए उन्होंने की आखिर एक बंदे ने ड्रेस बताया तो सामने दुकान वाला बोला तो यार तू उन्होंने घर का ड्रेस दसता। कहता यार जो भी है ठीक है असि ड्रेस दसे अगे अल्लाह बेहतर जाने जो है। हम उधर चले गए। वाले साहब ने मुझे पीछे खड़ा किया। तो वो जब बहरहाल ना वाले साहब ने घर वगैरह देखा हमने सरवर साहब को बताया। फिर 3 दिन बाद हम रेड मारते हैं उस घर पे। साथ पुलिस जाती है? पुलिस जाती है मेरे साथ जाती है। रेड मारते हैं। हारून हमें नहीं मिलता। ठीक है। वहाँ से हमें पता चला जब उसके वाले साहब को हम यहाँ लेके आए उन्होंने बताया जी कि मुझे हारून ने बताया है कि मेरे पे तो पर्चा है डकैती का और मैंने उसको भगा दिया, सिमें वगैरह उससे ले लिया, मेरा अब उससे कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा इस पर्चे में ना तू पकड़ा जाए तू भाग जा। इस तरह से आपका मुलजिम जो है वो फरार हो जाता। अच्छा अब आपका केस वहीं पे ही है। आप मुझे आप बताएं कि आपने आप मुलजिम को नामजद कर दिया, पुलिस ने कर दिया उसको नामजद? जी नामजद कर दिया। अब उन्होंने कोई चलान वगैरह बनवाया है कि पहले भी ना वो बाहर के मुल्क गया था। ठीक है। ये हमें उस दिन पता चला कि जब डीएसपी साहब के आगे ना मेरे एप्लीकेशन दी मेरे खिलाफ उन्होंने। ठीक है। कि जी हमें बुलाया गया वहाँ पे कि उन्होंने पूछा कि भाई काय का पर्चा है। मैं कहा जी ऐसे डकैती हुई है। उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा बहुत शरीफ। डीएसपी साहब ने कहा कि ऐसा वन व्हीलर भी है? जी वन व्हीलिंग भी करता। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपना बच्चा पेश करें। ठीक है अगर आपके पास कोई सबूत है। ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे के पास हमारा बच्चा दुबई भी गया था उसके बाद तब भी मोबाइल नहीं था। एक शख्स दुबई जाता है आज के दौर में और उसके बाद फ़ोन नहीं था, घर से रास्ता कैसे करता था? ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे के पास कोई सिम कोई मोबाइल कोई कुछ नहीं है। ठीक है। उन्होंने फिर से डीएसपी साहब ने कहा ये तो आप हमें पागल बना रहे हैं, ये हमारा रोज़ का काम है। ज़रा तल्ख लगे से बोले। उन्होंने उसके बाद ने फिर उसका आईडी कार्ड की कॉपी उसका नंबर फ़ोन नंबर दे दिया। और डीएसपी साहब ने वहाँ एक बात की जी हम इस बच्चे के नंबर की टैली निकालते हैं उससे जब लोकेशन जब डकैती हुई थी वहाँ तक मुझे बताएं कभी डकैत मोबाइल लेके साथ गए हैं कि जी मैं फिर भी उन्होंने निकलवाई लोकेशन? नहीं निकल। ठीक है। ये था जी वो नौजवान जिसका बड़ा अजीब सा वाक़या है और जिस प्रोग्राम का ये जिक्र कर रहा है उस प्रोग्राम में कुछ इस तरह से था कि शालीमार थाना की हदूद में एक ग्रोह होता है वन व्हीलर का। वन व्हीलिंग करते हैं नौजवान, हुल्लड़बाजी करते हैं और उसमें एक नौजवान जो है वो फायरिंग भी करता है और अपने ही साथी की फायरिंग जो है वो वन व्हीलर जो फायरिंग करता है वो एक पीछे बैठे हुए शख्स के
गोली लग जाती है, नौजवान को गोली लग जाती है और वो वहाँ पे गिर जाता है। सोशल मीडिया पे इसकी बहुत वीडियो भी वायरल हुई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये इशू बहुत बरपा हुआ कि वन व्हीलिंग भी की जाती है और साथ साथ हवाई फायरिंग भी की जाती है। फिर इन मुलजमान को पकड़ा गया। जब इन मुलजमान को पकड़ा गया तो इस नौजवान ने, जिसके साथ 6,13,000 रुपये की डकैती की वारदात होती है, उस मुलजिम को पहचान लेता है। लोग ज़्यादा पकड़े जाते हैं, लेकिन एक मुलजिम जिसकी ये तस्वीर भी दिखाता है उसकी शनाख्त कर लेता है। होना ये चाहिए था कि मुतलका पुलिस जो है, रावी रोड पुलिस जो है, जब एक मुलजिम पुलिस की हिरासत में हो, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हो, तो वो फिर अपने उसमें FIR में जिसकी इन्वेस्टिगेशन IO कर रहा है उसमें उसको नामजद कर देता है। जब वो उसको नामजद कर देता है, चाहे वो 302 का केस हो, डकैती का केस हो, कोई भी केस हो, तो फिर उसकी अदालत के ज़रिए तलबी लगवाई जाती है। अगर वो जेल में भी भेज दिया जाता है तो उसको जेल से निकलवा लेना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी किस तरह से साबित करे, वाजिया करे कि वो नाअहल लोग हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे इन्वेस्टिगेशन में हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी कायदे और कावानीन का भी नहीं पता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मुलजमान जो 302 में होते हैं वो वहाँ से बरी हो जाते हैं या ज़मानत हो जाती है, जो भी होता है वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस नौजवान का, जिसका दावा है कि 6,13,000 रुपया उसका लूटा गया, FIR भी दर्ज थी, मुलज़िम की शनाख्त भी कर ली, लेकिन पुलिस उसको गिरफ़्तार उस वक़्त नहीं करती है जब वो पुलिस की हिरासत में होता है। बाद में उसके घर में रेड की जाती है, छापे मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चलता कि मुलज़िम कहाँ गया, दुबई चला गया, ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, उसका पता नहीं चलता। 1 मई को इसके साथ डकैती की वारदात होती है। यकीनन 9 मई से थोड़ा पहले का वाक़या है, लेकिन फिर भी इसकी आज तक मुलजमान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों बाप बेटा हैं, इकलौता बेटा है और साथ वालिद थानों के चक्कर काटते हैं। पुलिस हुकाम थानों की जो शक्ल है उसको तो तब्दील कर रहे हैं, लेकिन वही रवायती कल्चर पुलिस का कि किसी की दाद रसी नहीं करनी, वो नहीं की जा रही। क्या होता है, वालिद भी चक्कर लगाता है इसके साथ, अभी भी चक्कर लगाते हैं थानों के इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर हैं और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड है उनके पास भी जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अब उस बाप की भी दुख भरी दास्तान सुन लेते हैं कि ये बच्चे के साथ जाते हैं, 6 लाख रुपया जो उसका लूटा गया है उसके बेटे का, किसी तरह से वो मिल जाए। आप बताएं जी अपना नाम और आप बताएं कि क्या हो गया बेटे के साथ। मेरा नाम ज़काउल्ला खान ज़की है। ठीक है, ये मेरा बरफदार है। ठीक है। आप दीदा क्यों हो गए, क्या हुआ? असल में ना अल्लाह खैर करे। इतना इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं दे रहे। IG साहब तो आपके पंजाब पुलिस के IG साहब कहते हैं हमने थानों की शक्ल बदल दी है, थानों को इतना खूबसूरत कर दिया है कि लोगों को इंसाफ मिले इसी थानों की तरह। तो फिर बिल्कुल आपको क्यों नहीं मिला इंसाफ? खूबसूरत किया उन्होंने, लेकिन काम करने वाले काम नहीं कर रहे, जिले लोग अखबार कर रहे और हमारे घर में ना रोटी खाने के लिए नहीं पैसे बचे, इतनी हालात खराब। आपका एक ही बेटा है? यही बेटा, यही बेटा मेरा, यही कमाता है? हाँ जी यही कमाता है, तो हम खाते हैं। अब ये बिल्कुल फारग है, कुछ नहीं है इसके पास, सारे पैसे वो ले गए, बस उठाने के चक्कर लगा रहे हैं, आते हैं जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। हम खुद ही बाप बेटा कर रहे हैं सब कुछ। हर टैली हमने इनको दी है पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वालों ने ना साथ नहीं दिया पूरा। तसल्लियाँ दी हैं, ये कर लेंगे आपके साथ, आपके पैसे खड़े हैं, अब हम पकड़ लेंगे उसके बाप को भी। अभी उसका बाप को पकड़ा था तो उसका भाई गारंटी पे ले गया था, ना उसको पूछते हैं ना उसको पूछते हैं, तो बस चक्कर पे चक्कर हमें दिलाई जाते हैं। इसी दौरान इसकी वालदा भी बीमार थी, वो रब्बुल इज़्ज़त ने मौत लिखी हुई थी, वो तो होना था काम,
लेकिन वो भी इसी सदमे से ना ज़्यादा सदमा पड़ गया कि दवाइयों के पैसे यही देता था, हम खर्च करते थे, तो वो उनकी डेथ हो गई उन्हीं दिनों। तो अभी तक हमने ट्रेस कर लिया हुआ है, लेकिन साथ नहीं पुलिस दी। अच्छा, अगर पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, पुलिस आपकी वाकई जो कहानी और जो वाक़या आप सुना रहे हैं, इसमें तो वाकई आपके साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब जी, उधर देख के आप उनको कुछ कहना चाहते हम हैं? मोहसिन नकवी साहब से कहते हैं मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए और फ़ौरन इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि ये लोग आज इसको पकड़ा है, कल और किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, किसी बच्चे को पिस्टल दिखा के। ये हर रोज़ ये वाक़या होते हैं। तो हमारा हमें इंसाफ दिला के आपकी बहुत मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब की और वज़ीर आला निगरान की भी, वो भी हमारा साथ दें और पुलिस वालों को कहें कि इनका केस जल्दी हल करें। घर का भी पता है, हर चीज़ का इनको पता है, पुलिस वालों को भी, तो हमारा साथ दे के माए में इंसाफ दिलाया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये वो बुज़ुर्ग की फरियाद थी आईजी साहब, जो आप पुलिस कल्चर की तब्दीली की बात करते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। ये साहब जो हैं किस तरह आंसुओं के साथ रोए, किस तरह अपने बेटे की मेहनत की कमाई के लिए रो रहे हैं और फरियाद ये करते हैं कि कम से कम इनका जो लूटा हुआ पैसा है वो किसी तरीके से वापस दिलवाया जाए। कैसे इन्होंने उस मुलजिम को पहचाना, उसकी शनाख्त की, बूढ़ी हड्डियों के साथ अपने जवान साला बेटे को साथ लेकर थानों के चक्कर लगाते हैं कि किसी तरह से उस मुलजिम को पकड़ा जाए, उसको गिरफ़्तार किया जाए और उनके पैसे वापस दिलवाए जाए, क्योंकि अकेला कमाने वाला है, इस घर का वाहिद कफ़ील है। और अब ये भी वो कहते हैं कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। क्या नाम है तुम्हारा? हारून। हारून, तुम वीडियो बना रहे थे? हाँ जी। बड़ी मज़े की वीडियो बनाई तुमने, हैं? बताओ कैसे, क्या हुआ वीडियो में जो तुम बना रहे थे? कैसे? बिलाल ने कहा था वीडियो बनाना मेरी पीछे से। कौन से बिलाल ने? जो कत्ल हुआ। अच्छा, कत्ल हुआ। उसने मुझे कहा था कि मेरी वीडियो बनानी है। अच्छा, फिर? मैं वीडियो मैंने ओपन की, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है 2-3 दफ़ा, मतलब कि जाने से पहले। किस तरह की वीडियो बनाते थे? वीडियो हम साथ मतलब कि टिकटॉक की बनाते थे, वैसे ही। टिकटॉक पे अकाउंट बना हुआ तुम्हारा? नहीं, मेरा नहीं है, बिलाल का था। शालामार चले गए, वहाँ पे जाके भी बना ली है इधर उधर। अच्छा, जब पहले ये फायरिंग करने जाते थे तब? पहले एक दफ़ा गया हूँ, तब बनाई थी बस। तब भी बनाई थी वो फायरिंग करते हुए? हाँ। अच्छा, वो पैसे भी देता वीडियो बनाने के? नहीं, दोस्त है मेरा, मोहल्लेदार। मोहल्लेदार। क्या करते हो? मैं जो दुबई से आया था, उसके बाद मैं पापा के शो पे बैठ। दुबई से आया था? क्या मतलब? दुबई से आ गया था, मतलब कि मुझे बताओ ना, मैं कोई तुम्हारे साथ दुबई में नहीं था। दुबई में मैं काम करता। क्या करते थे? प्रॉपर्टी का। अच्छा, वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हो? तो फिर आ क्यों गए? वो बस वो अरबाब ठीक नहीं था, पैसे वगैरह नहीं था देता, मैं इसलिए सिलसिले में वापस आ गया था। अच्छा, कितना अर्सा रहे वहाँ पे? 6 महीने। 6 महीने। कितना पढ़े हो? मैं जो सा मैट्रिक नहीं किया। नहीं किया तो कर लेना था। पापा की शुगर थी, उसकी वजह से टांग कट गई थी, उसके बाद छोड़ दी थी पढ़ाई। अच्छा, तो 1 व्हीलिंग कर लेते हो? 1 व्हीलिंग नहीं मैं करता। क्या करते हो? मैं गैंग में बस 2 दफ़ा गया हूँ, उसके अलावा मैं कभी नहीं गया। 324 गैंग में? इनके साथ एक के साथ गया हूँ, फिर ये जो सा वाक़या हुआ तब गया हूँ। हैं? अच्छा, उससे पहले नहीं गए? उससे पहले कभी नहीं गया। तो रहने वाले भी इसके मोहल्ले में ही रहते हो? नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे कर बिलाल वाली साइड पे रहता हूँ, जहाँ बिलाल रहता है। बिलाल। अच्छा साहब, बताइएगा कि कैसे हुआ, मतलब बिल्कुल यंग बच्चे हैं और फैमिलीज़ को भी नहीं इनकी पता कि ये बाहर 1 व्हीलिंग करते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं, इनके पास असला भी है। किस तरह से ट्रेस किया गया, क्या हुआ? ये इतवार की शाम कोई तकरीबन 6 बजे के करीब हमें एक 15 मौसूल होती है कि जीटी रोड जो बट स्ट्रीट है उसके सामने एक लड़के को किसी ने फायर मार दिया। मौके पे पहुंचते हैं तो एक और 15 होती है जी कि मेरे ऊपर किसी ने कातलाना हमले की नीयत से गोली मारी है मुझे और मैं शालामार हॉस्पिटल में। वो जो 15 है वो जो ये कातिल है ज़ुहैर नवाज़, इसके वालिद साहब ने की। ठीक है। जो बिलाल है वो मजरूब होकर चला गया शालामार हॉस्पिटल।
ठीक है। और ये मजरूब होकर मौके पर वापस आ गया। लेकिन वापस आने से पहले ये अपना वेपन और मकतूल का मोबाइल बजरिया ये यासिर और हारून इसने मौके से गायब कर दिया। ठीक ये है। मजरूब होकर वापस आया, हम इसको इलाज मुआवजे के लिए कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल ले गए। ठीक है। वहाँ जब इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की तो इसकी स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ें थी ना वो सस्पिशियस थी कि हमें उस पर थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये मामला ये असल मुद्दई बनना चाहता था उस मुकदमे का, ठीक है। और किसी और पर वो 302 जो है वो करवाना चाहता था। फिर जब ये इलाज मुआवजे के बाद हमने इससे थोड़ी सी इंटेरोगेशन की, इससे पूछा कि भाई आप बताएं कोई मामला, तो इसने ये इसके साथ जो बंदे थे उसी वक्त मेरी टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया। मीनवाइल जब उनको अरेस्ट करके हम थाने लेके आते हैं तो हमें पता चलता है जी कि फायरिंग करने वाला बंदा ये था। उन्होंने बताया जी कि मोबाइल जो है जिससे वो वीडियो बन रही थी वो मोबाइल मकतूल का था। ठीक है। ये हारून नाम का जो बच्चा ये मोबाइल लेके वहाँ से गायब हुआ है। इसने मोबाइल किसी चौथे बंदे के घर रखा है और ख़ुद ये किसी दोस्त के घर पे रिहाइश पजीर था। ठीक है। इनके घरों पे हमने रेड किए हैं, इनके थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हमने इंक्रीज़ किया तो पता चला जी कि मोबाइल भी आ गया। और ज़ुहैब ने जो आला कत्ल था 9mm पिस्टल जो था वो इसने अपने वालिद साहब को दिया और वो पिस्टल उन्होंने अपने किसी हमसाये के पास रखवा दिया। ठीक है। उसी वक्त हमने इनको रेड करके इनके वालिद साहब को साथ लिया और पिस्टल भी रिकवर किया। फिर इसने कन्फेस भी कर लिया और मकतूल के मोबाइल में वो वीडियो भी आ गई, जिससे हमारे तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए कि फायरिंग करने वाला बंदा यही है और इसी की गोली से बिलाल जो है वो जहाँ पर वो। ठीक है। अच्छा, जो मकतूल है मरने वाला जो है उसके लवाकिन से आप मिले होंगे, उनसे बात हुई, तो उनके इल्म में था कि उनका बच्चा इस तरह से वन व्हीलर्स गैंग के साथ जाता है या हवाई फायरिंग करने वाले मामला में होता है, उनके इल्म में था? उसके जो वालिद हैं अल्लाह रखा, उन्होंने तो इस चीज़ को कन्फेस नहीं किया। उन्होंने तो कहा जी कि ये मेरे बेटे को लेकर गए हैं और ये आगे भी लेकर जाता था। ये जो मलक ज़ुहैब था ये मेरे बेटे का दोस्त था और यही लेकर गया उसको, और इसने जाके उसको जानबूझ के जो है ना वो फायर मार के, इनकी कुछ दिन पहले तलक कलामी हुई थी, उसी बात का इनके रंजिश थी इनके जहन में, और इसने फायर मार के मेरे बेटे को इंटेंशनली मारा। ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट इब्तदाई तौर पे ये दिया। बिल्कुल। ये थे जी SHO शालीमार असद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया और जो मकतूल है उसके लवाकिन का मौक़िफ़ क्या है। अब चलते हैं SP सिविल लाइन की जानिब कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथी भाइयों का शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि ईद के तीसरे रोज़ तकरीबन शाम 6 बजे करीब हमें एक 15 की कॉल रिसीव हुई, जिसमें ये था कि एक बंदे को सर पे और दूसरे को बाजू पे फायर लगा। ये इतला पाते हुए SHO DSP और मैं खुद मौके पे पहुँचे और हालात कुछ ऐसे सामने आए कि एक बंदा बिलाल वल्द अल्लाह रखा, उसको सर पे फायर लगा था जिसकी बाद में डेथ हो गई, और एक दूसरा बंदा जिसका नाम ज़ुहैब वल्द मोहम्मद नवाज़ था, उसने कहा कि मेरे बाजू पे फायर लगा। तो जब हमने मौका विज़िट किया और बाकी हालात का जायज़ा लिया तो उससे हमें पता चला कि उसने अपने आप को खुद साख्ता फायर मारा था। उसमें हमने तहकीक की और तमाम पहलू से उस चीज़ों को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये लोग बेसिकली एक वन व्हीलर्स का गैंग था जो कि निकला 15-20 मोटरसाइकिल्स पे, और इनका तरीका ये होता है कि इनमें से एक बंदा यूजुअली जो है वो एरियल फायरिंग करता है। तो वो इस दफ़ा ये ज़ुहैब एरियल फायरिंग की, इसने 4 फायर किए और वो इसके चेंबर में बुलेट फंस गई। जब उसको वो अनलोड करने लगा तो वो अपने साथी को उसने सर पर फायर मार दिया, और बाद में उसको कवर अप करने के लिए उसने अपने बाजू पर फायर मारा। तो ये करते हुए फिर हमने उसका पिस्टल भी रिकवर कर लिया और बाद में इसने खुद कन्फेस भी कर लिया कि उसने ये सारा अमल किया है। इसमें हमने मज़ीद जो है 6 जो इनके लड़के हैं जो बेसिकली वन व्हीलर्स के गैंग्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको भी नामजद किया, जिसमें से 4 गिरफ्तार हैं और बाकी नामलूम को भी रखा है, जिसमें हम इरादा रखते हैं कि जो भी लोग इस अमल में शामिल थे उनको इस केस में चलान किया जाएगा। तो उनके नाम जो हैं वो यासिर उर्फ डोना, हारून वल्द अशरफ, इब्रार वल्द मोहम्मद सदीक हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तैमूर के साथ होने वाली डकैती की वारदात इतनी अनोखी क्यों है कि उसका मुलजिम शनाख्त होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं होता है? इसके बारे में पुलिस क्या कहती है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, ये पुलिस की ज़ुबानी सुन लीजिए। ये जो एक वकूआ हुआ था पुलिस स्टेशन शालीमार के इलाका में, ये जो हुल्लड़बाजी के सिलसिला में लड़कों पे पर्चा हुआ था वो मुलज़म उसमें था। जैसे ये मुद्दई ने आकर हमें बताया है कि जी वो हमारा मुलज़म उधर पकड़ा हुआ है, तो जब हम उधर गए हैं उनसे पता किया है थाने वालों से, उन्होंने कहा जी इस मुकदमा में है। जब जेल से उसका हमने पता किया कि इसकी तलबी लगवा कर इसको बाहर लाएँ, इतनी देर में उसकी बेल हो चुकी थी। ये मौका पर तो मुद्दई ने भी हमें आकर नहीं बताया कि मौके पे बताया हो कि जी, ताकि जिस दिन वो पकड़ा गया, ये जब उसने कोई TV पे देखा उसे तो उसने उसको शनाख्त किया
लेकिन जो मुकदमा था उनका वो हुल्लड़बाजी के सिलसिले में हुआ था, किसी को फायर अपना ही लगा था। इस सिलसिला में उसकी वो फौरी बेल हो गई। जैसे ही हम पहुँचे हैं जेल में पता करने के लिए, ताकि इसकी तलबी लगवा कर इसको बाहर लाएँ और अपने मुकदमा में इसको चालान करें, उतनी देर में उसकी बेल हो चुकी थी। ये बेल भी मैं हैरान हो गई, इतनी जल्दी फौरी हो गई थी उसकी। हालांकि 302 अगर उसमें थी ते पे 302, तो उसमें इतनी जल्दी हम तो ये सोच रहे थे होनी नहीं चाहिए, लेकिन शायद मुद्दई बैठ गए या क्या हुआ, इस वजह से वो उसकी बेल हो गई। अभी उस लड़के को हमने, हारून नाम है जी उसका, मुलज़िम का नाम है हारून अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ। ये रिहायशी भी इलाका थाना शालीमार का है। तो जब उसके घर रेड किए, वो घर में ना मिला, उसके वालिद को लाए, तो उन्होंने बताया कि जी हम उसको पेश करवा देते हैं, लेकिन वो वादे वहीद करते रहे, उन्होंने पेश नहीं करवाया। 2-3 मरतबा रेड के बावजूद उन्होंने पेश नहीं करवाया। अभी हमने उसी मुकदमा में उस हारून को इश्तिहारी करवा दिया है। तो अभी कल हमने उस पर रेड करना था कल, लेकिन वो कल मुद्दई का और हमारा मिलना थोड़ा सा लेट हो गया। अभी आज हमने उस पर रेड करना है। ये हम करेंगे सुबह रात 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे इस टाइम, ताकि सर्दी के दिन है वो इसी टाइम में बंदा पकड़ा जाएगा। इसमें ये जो मुद्दई हैं, अगर ये कहते हैं कि जी आईओ ने इनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, तो मैं भी उधर ही बैठा होता हूँ। उनको चाहिए था कि मैं इंचार्ज हूँ, मुझे मिलते, मैं देखता ये कैसे लेट होता है। फिर तो ये तो मेरे पास ये इतना अरसा ये थाने आते रहे हैं और मुझसे नहीं मिले। ये 1-2 दिन पहले मेरे पास आए हैं कि ये हमारा ये मसला है। तो जब हमने मिसल देखी है तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो इश्तिहारी है, आप आ जाएं। इन्होंने कहा जी मैंने घर देखा हुआ है उसका। हमने कहा आप हमें सिर्फ उसका घर दिखाएं, रेट हम खुद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं आपको, और आपका जो नुकसान हुआ है वो इंशाल्लाह पूरा करवाते हैं। अगर उन्होंने अपना बच्चा, उसके वालिद को जब पुलिस वाले लाए हैं, तो उन्होंने टाइम लिया कि जी हम पेश करवा देते हैं, और पेश ना करवाना इसका यही मतलब है कि वो मुल्ज़म है। और अभी वो इश्तिहारी होना उसने पसंद कर लिया कि मैंने पेश नहीं होना, ये पुलिस ही मुझे पकड़े तो पकड़े, मैंने नहीं आना, इसका यही मतलब है। आई थिंक कि वो तो ज़ाहिर है उसी ने ये वारदात किया, और ये एक बंदा नहीं था, एक इसके साथ और भी है, जिसकी शिनाख्त ये हारून करवाएगा कि मेरे साथ उस दिन वारदात में दूसरा कौन था। तो जैसे ही इंशाल्लाह हारून पकड़ा जाता है, दूसरे को भी पकड़ेंगे। और ये जो मुद्दई के पैसे गए हैं, ये तकरीबन 6 लाख रुपए के करीब हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी अमाउंट इसे मिले, इसको बरामद करके इसके पैसे दिलवाएं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक ऐसा मुलजिम, एक ऐसा डाकू जिसे मुद्दई मुकदमे का शनाख्त भी कर लेता है, पहचान भी लेता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। तमाम पहलुओं पे तमाम वजूहात को आपके सामने रखा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।